एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में। यानी कि जो कुछ ऐसे अर्ली स्टेट्स थे, कुछ ऐसी इकोनॉमीज थी जो सबसे पहले डेवलप हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमें उनके बारे में जानना है। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड जो है वो रहेगा 600 BC से 600 CE का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद में 1500 ईयर्स का टाइम पीरियड जो होता है, वहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। इस डेवलपमेंट में एक चीज़ और डेवलप हुई, जो ऋग्वेदा है उसको भी कंपोज किया गया था, जो इंडस और इसकी ट्राइब्यूटरीज के पास में रह रहे थे लोग इसी रीजन में जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। उन लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद में इन 1500 ईयर्स के अंदर ऋग्वेद को कंपोज किया। ठीक, और क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, बहुत सारे एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज हो रहे थे सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट में, जिसमें नॉर्थ इंडिया आ जाता है, दक्कन प्लेटू आ जाता है, कर्नाटक के कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में ये वाला रीजन हो गया, ठीक है, दक्कन प्लेटू में ये वाला रीजन आ जाता है, और जो कर्नाटक का पार्ट है इसके कुछ पार्ट्स में एग्रीकल्चर सेटलमेंट डेवलप हो रहे थे। इसके साथ ही साथ पास्टोरल पॉपुलेशंस के भी एविडेंस मिलते हैं। पास्टोरल पॉपुलेशन मतलब जो अपने भेड़ बकरी गाय भैंस को जो चराते हैं ना, उन्हें ही पास्टोरल पॉपुलेशन बोला जाता है। तो ये कहाँ पर डेवलप हो रहे थे, ये दक्कन में और फर्दर साउथ में, यानी कि ये वाला रीजन और बिल्कुल साउथ में जो है ये डेवलप हो रही थी पास्टोरल पॉपुलेशन। और क्या क्या चेंज आते हैं उस टाइम पीरियड में, जो डेड पर्सन होते थे उनके डिस्पोजल के नए नए मोड्स आए, नए नए तरीके आए। जैसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा था, तो वो लोग क्या करते थे, डेड के साथ में बरियल्स बनाए जाते थे, उन्हें दफनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है तो नए नए तरीके आते हैं डेड को डिस्पोज करने के। उसमें क्या आता है, उसमें बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको मेगालिथ्स बोला जाता है। मेगालिथ का मतलब है, मेगा मतलब होता है लार्ज, है ना, बहुत बड़ा, और जो लिथ होता है, लिथ का मतलब होता है स्टोन। तो लार्ज स्टोन के स्ट्रक्चर जो हैं उन्हीं को मेगालिथ बोला जाता है। ये मेगालिथ इस टाइप से बनते थे, है ना, चारों तरफ जो है वो पत्थर लगा दिए जाते थे और बड़े बड़े पत्थरों से जो है वो बरियल्स बनाए जाते थे। ये जो बीच में जगह दिख रही है, यहाँ पर जो डेड है उसको दफनाया जाएगा, तो इन्हें बोला जाता है मेगालिथ्स। ये मेगालिथ्स कब इमर्ज होते हैं, ये मेगालिथ्स इमर्ज होते हैं फर्स्ट मिलेनियम BCE से, यानी कि 1000 BCE का टाइम पीरियड था, तब से जो है ये मेगालिथ इमर्ज होना शुरू होते हैं। और कहाँ पे इमर्ज होते हैं, जो सेंट्रल इंडिया है और जो साउथ इंडिया है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पर क्या चीज डेवलप हो रही थी, यहाँ पर मेगालिथ्स आ रहे थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो इतने पार्ट में फैली हुई थी, ठीक है। तो ये मेगालिथ्स यहाँ पर नहीं मिले हैं, ये मिले हैं सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में, ठीक है। तो इन मेगालिथ्स में डेड पर्सन को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, और जो डेड थे उनको आयरन टूल्स और वेपन्स के साथ में भी दफनाया जाता था। यानी कि अब यहाँ से ये जो मेगालिथ्स वाला टाइम पीरियड है, यहाँ से आयरन के एविडेंसेस मिलने लगते हैं। इससे पहले जो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन देखी, आयरन के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते थे। हाँ, वहाँ पर ब्रॉन्ज था और कॉपर था। तो आगे चलकर हमें आयरन के एविडेंसेस मिलने लग जाते हैं। आयरन टूल्स, आयरन वेपन्स जो हैं वो इन डेड के साथ में बरी किए जाते हैं सेंट्रल और साउथ इंडिया में, इन मेगालिथ्स में, ठीक है। अब लगभग 6th सेंचुरी BCE के बाद से कुछ ऐसे एविडेंसेस भी मिलने लगे जिनसे पता चल रहा था कि इन सारे डेवलपमेंट के साथ में जो हमने अभी पढ़े, उनके अलावा कुछ और ट्रेंड्स भी थे, कुछ और चेंजेस भी हो रहे थे। जो मोस्ट विजिबल चेंज हो रहा था 6th सेंचुरी BCE में, वो क्या हो रहा था, जो अर्ली स्टेट्स हैं, अर्ली एम्पायर्स हैं, अर्ली किंगडम्स हैं, इनका इमरजेंस हो रहा था। स्टेट्स यानी कि स्टेट ही होता है, जो राज्य होता है। एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंस है, एम्पायर जो होता है वो लार्ज होता है, लेकिन किंगडम कोई छोटी सी टेरिटरी भी हो सकती है, जिसको कोई किंग या कोई क्वीन जो है वो रूल करती है। लेकिन एम्पायर में क्या होता है, जो लार्ज एरिया होता है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज भी आती हैं, बहुत सारी टेरिटरीज आती हैं। अंपायर कैसे बनाया जाता है, अंपायर को जीत कर, कॉन्क्वेस्ट कर कर जो है वो बनाया जाता है, और इसको रूल करती है एक सिंगल अथॉरिटी। वो अथॉरिटी उसको बोला जाता है एम्परर, या अगर फीमेल है तो उसको बोला जाएगा एम्प्रेस, ठीक है। लेकिन जो किंगडम होते हैं उनको कौन रूल करता है, कोई किंग या क्वीन होगी, ठीक है। सो मेन डिफरेंस क्या है, एम्पायर एक बड़ा पार्ट होता है और किंगडम एक छोटा पार्ट होता है, ठीक है। इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस के पीछे कुछ अदर चेंजेस भी थे, और ये जो चेंजेस थे वो इन तरीकों में देखे जा सकते हैं
कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो होता था उसको बिल्कुल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाता था। उससे एग्रीकल्चर अगर कोई करता था, कोई फार्मर, तो वहाँ से प्रॉपर टैक्स लिया जाता था, एक प्रॉपर सिस्टम था। तो ये भी देखा जा सकता है, इन चेंजेस को भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ नए नए टाउन्स जो हैं वो अपीयर होते हैं ऑलमोस्ट पूरे कॉन्टिनेंट में। पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो आ जाती हैं, उनमें जो है वो नए नए टाउन्स भी इमर्ज होने लगते हैं। ठीक है, तो 6th सेंचुरी BCE में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। हिस्टोरियंस इन डेवलपमेंट्स को समझने के लिए अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस हो गई। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? किसी हार्ड सरफेस पर कुछ भी एनग्रेव कर देना, उस पर खुरच खुरच कर लिख देना, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये स्टोन है, स्टोन पर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है ना। ये वाली जो इंस्क्रिप्शन है ये सांची मध्य प्रदेश से मिली है, जो कि लगभग 2nd सेंचुरी BCE की है ये। ठीक है, और क्या क्या सोर्सेज हैं? और है टेक्स्ट, यानी कि जो भी किताबें वगैरह लिखी होंगी उस टाइम पीरियड की, कॉइन्स होंगे उस टाइम के, जो भी विजुअल मटेरियल होगा, जैसे कि कोई पेंटिंग्स वगैरह, मूर्तियां वगैरह जो मिल जाती हैं, वो विजुअल मटेरियल हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके, इन सोर्सेज का यूज़ करके हिस्टोरियंस उस टाइम पीरियड में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे, किस तरीके की हिस्ट्री चल रही थी, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, ये जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इन सोर्सेज के थ्रू हिस्ट्री को जानना, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, और हम ये भी नोटिस करेंगे कि ये जो सोर्सेज हमने देखे, ये वाले, ये पूरी स्टोरी को नहीं बताते हैं, यानी कि ये टोटली नहीं बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होंगी। ये तो हमें सोर्सेज मिले और सोर्सेज के बेसिस पर हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर दी, वरना ये पूरी स्टोरी नहीं बताते हैं। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग पर आते हैं, जो है प्रिंसेप और पियदस्सी के बारे में। ये दोनों ही नाम हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट जो होते हैं इंडियन एपिग्राफी में, एपिग्राफी मतलब होता है इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना। तो इंडियन एपिग्राफी में जो सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो डेवलपमेंट होता है वो लगभग 1830s में होता है। 1830s वो टाइम पीरियड है जब जेम्स प्रिंसेप कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी एक मिंट के ऑफिसर थे। मिंट वो होती है जहां पर कॉइन्स बनाए जाते हैं, तो उसके एक ऑफिसर थे ये जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खारोष्टी, ये जो दो स्क्रिप्ट्स हैं, इनको डेसिफर किया था, इन्हें सबसे पहले पढ़ा था। और ये जो दोनों स्क्रिप्ट हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खारोष्टी स्क्रिप्ट, ये अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में यूज की गई थी। यानी कि जो सबसे पहली इंस्क्रिप्शंस बनी हुई होंगी हिस्ट्री में, जो कॉइन्स बने हुए होंगे सबसे पहले, उनमें ये दो स्क्रिप्ट जो हैं वो यूज की गई थी। और इनको डेसिफर सबसे पहले किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फोटो लगी है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट की फोटो लगी है, ये खारोष्टी स्क्रिप्ट है, कुछ इस तरीके से है ना। तो इनको डेसिफर सबसे पहले किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो जब जेम्स प्रिंसेप ने इनको समझा, इनको पढ़ा, तो उसे क्या पता चला कि इनमें से ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस में एक किंग का नाम मेंशन्ड है। किंग का नाम किस तरीके से मेंशन्ड है? उसको पियदस्सी बोला जा रहा है। पियदस्सी मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, यानी कि देखने में बहुत सुंदर। तो एक किंग का नाम बोला जा रहा है पियदस्सी, जो कि देखने में बहुत सुंदर है। उसने ये नोटिस किया उन इंस्क्रिप्शंस में। और कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसी भी थी जो उस किंग को अशोका नाम से मेंशन कर रही थी। अशोका जो है वो फेमस रूलर्स में से एक है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, अब जब जेम्स प्रिंसेप ने इन इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर कर लिया, तो इससे अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानने के लिए एक नई डायरेक्शन मिल जाती है। क्योंकि जो कुछ यूरोपियन और कुछ इंडियन स्कॉलर्स इन इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट का यूज करते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। और इससे वो स्कॉलर्स क्या करेंगे? जो मेजर डायनेस्टीज हैं उनकी लीनिएजेस को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। लीनिएज क्या होती है? लीनिएज होती है जो वंशावली होती है, यानी कि एक राजा के बाद कौन सा राजा बैठा गद्दी पर आकर। ठीक है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए स्कॉलर्स ने उन इंस्क्रिप्शंस का, उन टेक्स्ट का यूज किया। तो धीरे धीरे इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो पता चलने लगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? 20th सेंचुरी की अर्ली डिकेड्स तक क्या होता है? पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में एक ब्रॉड कंटूर जो है वो ड्रॉ हो जाता है, यानी कि एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि ब्राह्मी और खारोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो डेसिफर हो चुकी हैं, तो जब वो डेसिफर हो चुकी हैं तो पता चलेगा ना कि उन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा होगा, उन टेक्स्ट में क्या लिखा होगा। तो उस तरह से जो है उसकी हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। फिर तो जब एक बार जो है वो फैक्ट पता चल गए कि कौन सा राजा किसके बाद आया, उसके बाद में स्कॉलर्स ने अपना फोकस जो है वो शिफ्ट किया। किधर शिफ्ट किया?
पॉलिटिकल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट की तरफ। यानी कि अभी तक उन्होंने जो जाना था वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जाना था कि कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, कौन कौन से रूलर्स आए, ठीक है, वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जाना था। अब स्कॉलर्स ने अपना फोकस शिफ्ट किया और पॉलिटिकल हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट क्या था उसके बारे में जानना शुरू किया। मतलब कि क्या पॉलिटिकल चेंजेस और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बीच में कुछ कनेक्शन थे, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होने के बाद में क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का पॉलिटिकल चेंजेस से कोई रिलेशन ही नहीं था। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि लिंक्स तो हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बीच में लिंक्स तो हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा जैसे कि टैक्स जो है, जब टैक्स ज़्यादा मिलेगा राजा को, रेवेन्यू बढ़ेगा ना उसका, तो क्या होगा, वो बड़े बड़े और पैलेस बनवाएगा, अलग अलग जगहों को जीतेगा। तो लिंक्स तो हैं, लेकिन ये हमेशा सिंपल या डायरेक्ट लिंक नहीं है कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हुआ इसीलिए ही पॉलिटिकल चेंजेस हुए, तो ये कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। अदर चेंजेस भी थे, अदर रीजंस भी थे जिसकी वजह से पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? ये वो राइटिंग्स होती हैं जो किसी हार्ड सरफेस पर एंग्रेव कर दी जाती हैं, जैसे कि कोई स्टोन हो गया, कोई मेटल हो गया, कोई पॉटरी हो गई, किसी भी हार्ड सरफेस पर कुछ भी लिख देना, वो हो जाती है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब इन इंस्क्रिप्शन में होता क्या है, जो इन इंस्क्रिप्शंस को बनवाते हैं उनकी अचीवमेंट्स, उनकी एक्टिविटीज या उनके आइडियाज वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो इस पर लिखवा देते हैं कि हमने जो है वो ये काम किए हैं, ठीक है। तो इसमें किंग्स के एक्सप्लॉइट्स आ जाते हैं, यानी कि किंग्स ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या कारनामे किए हैं, वो आता है। इसमें डोनेशंस आते हैं जो भी विमेन या मैन ने की होंगी किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, है ना। तो इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है इंस्क्रिप्शंस पर। तो इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड्स होती हैं, और कुछ इंस्क्रिप्शंस में डेट्स भी होती हैं, क्योंकि ये जो किंग्स होंगे या जो भी इन्हें बनवाएंगे वो इस पर डेट भी लिखवा देंगे, तो इंस्क्रिप्शंस पर डेट भी होती है। लेकिन अगर इन पर डेट ना हो तो इनकी डेट कैसे पता लगाई जाती है? पैलियोग्राफी के बेसिस पर। पैलियोग्राफी क्या होती है? पैलियोग्राफी का मतलब होता है जो एशियंट राइटिंग्स हैं उनकी स्टडी करना, और उनकी स्टडी करके उन्हें डेसिफर करना, उन्हें पढ़ पाना, और फिर जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें मिली हैं जैसे कि इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उनकी डेटिंग करना, ठीक है, वो कितनी साल पुरानी है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पैलियोग्राफी में। तो जिन इंस्क्रिप्शंस की डेट उसमें मेंशन नहीं है उनको कैसे डेट किया जाता है? पैलियोग्राफी के बेसिस पर, या राइटिंग की स्टाइल्स पर। वही वाली बात कि राइटिंग की स्टडी करके जो है वो पता लगाया जाता है इंस्क्रिप्शन की डेट को। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो लगभग 250 BCE में जो लेटर ए है उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता था, इस तरह से उल्टी के की तरह, है ना। और जब 500 CE आया, यानी कि टाइम आगे बढ़ रहा है, पहले हम यहाँ थे 250 BCE में, ठीक है, फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो 0 आया पहले, ठीक है, अब हम कहाँ पर आएंगे? कॉमन एरा में आएंगे, तो हम आ गए फिर 500 CE में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड जितना भी निकला उसमें जो लेटर ए था उसकी राइटिंग ही चेंज हो गई। 500 CE में ए को इस तरह से लिखा जाने लगा, इस तरह से, कुछ या जैसा, है ना, या माँ जैसा इसको बोल सकते हैं, तो ए को इस तरह से लिखा जाने लगा। तो ये राइटिंग की स्टाइल चेंज हो रही है ना, पहले ये वाली स्टाइल थी, फिर जब कुछ साल बीते तो ये स्टाइल हो गई उसकी ए बनाने की, तो इससे इंस्क्रिप्शन की डेट पता चल जाएगी। और जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस थी, यानी कि सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शंस बनी होंगी वो प्राकृत में बनी होंगी। प्राकृत क्या है? प्राकृत एक लैंग्वेज होती है जो कि ऑर्डिनरी लोग बोलते होंगे, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते होंगे। तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस प्राकृत में ही बनी हुई हैं। और इंस्क्रिप्शंस पर कुछ रूलर्स के नाम भी मिलते हैं, जैसे कि अजातशत्रु, अशोका। ये जो नाम है अजातशत्रु और अशोका, ये प्राकृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है इनके नाम। हिंदी में तो हम इनको अजातशत्रु और इसको अशोक बोलते हैं, राइट। लेकिन ये जो स्पेलिंग है ये प्राकृत लैंग्वेज की स्पेलिंग है, और इस चैप्टर में प्राकृत फॉर्म्स ही यूज की गई हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ टर्म्स ऐसे भी मिलेंगे जो अलग अलग लैंग्वेजेस के होंगे, जैसे कि पाली, तमिल, संस्कृत, इन लैंग्वेजेस के भी टर्म्स मिलेंगे इस चैप्टर में। इन लैंग्वेजेस को भी इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट लिखने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जो पीपल थे वो और भी लैंग्वेजेस बोला करते हो उस टाइम पीरियड पर, भले ही उस लैंग्वेज को राइटिंग के लिए यूज ना किया हो। अब जैसे संस्कृत है, तमिल है,
ये ऐसी लैंग्वेज है जिनको राइटिंग के लिए यूज किया जाता था, लेकिन जो प्राकृत है उसे लोग बोलते थे। पहले इसमें कोई भी टेक्स्ट या कोई भी इंस्क्रिप्शंस नहीं लिखी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ रूलर्स आते हैं जैसे कि अशोका, ये प्राकृत में जो है वो अपनी इंस्क्रिप्शंस को लिखवाता है ताकि जो नॉर्मल लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके मैसेजेस पहुंच सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।